हाय एवरीवन। क्या आप भी एआईए पीजीटी या फिर आयुर्वेद से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं पर फोकसली पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर पढ़ना तो चाह रहे हैं पर पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो आप जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियो सीरीज लाया हूँ, जिसमें मैं धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे कवर अप करना है, किन संहिताओं को कैसे पढ़ना है, इसके बारे में बात करता रहूँगा। तो आज इस वीडियो में हम चरक संहिता के बारे में बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से 7 पॉइंट्स में मैं आपको इसके बारे में बतलाने वाला हूँ कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे अपन अप्रोच करें तो बेहतर अपना स्कोरिंग हम कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप अंतिम तक देखिएगा। जितने आपके मन में सवाल उठते होंगे सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 सवालों में सबसे पहला सवाल, संहिता कितना जरूरी है? मीन्स पर्टिकुलरली जैसे ये वीडियो चरक संहिता के ऊपर है, तो चरक संहिता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पढ़ने के लिए, तो उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के हम पेपर्स देखते हैं तो मतलब 30 से लेकर 40 सवाल आपको पूरे ऑल ओवर चरक संहिता से देखने को मिलेंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इतने बात से ही अपने को पता चल जाता है कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। दूसरी बात, चाहे आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन मोड में कर रहे हो, ऑनलाइन मोड में कर रहे हो, सभी जगह आपको संहिता के लिए चरक संहिता को जरूर कहा गया होगा कि इसको आप पढ़िए। इस बात से भी आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है। इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हमारा रैंकिंग बहुत अच्छा इंप्रूव हो सकता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा बुक हमें प्रीफर करना चाहिए? 120 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 40 क्वेश्चन के अराउंड अगर चरक संहिता अप्रोच ही रखना है। अब संहिता भी बहुत सारे राइटर्स लिख रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स की बुक्स अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, पर मैं पर्सनली जिस बुक से पढ़ता हूँ काशीनाथ शास्त्री, उसके अलावा ब्रह्मानंद त्रिपाठी की बुक भी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों में से कोई एक बुक जो आपकी इच्छा वो आप प्रीफर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्थान और कितने कितने चैप्टर्स, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे स्थान हैं, सबको पढ़ने बैठेंगे तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, एक ही संहिता हमारी खत्म नहीं हो पाएगी। कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चंस को आपको एक साथ अपन आंसर देने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। चरक संहिता में बहुत सारे स्थान हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है मैं उनकी ही बात करूंगा, कि जैसे आपको साइड में दिखता भी रहेगा। सूत्र स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, विमान स्थान महत्वपूर्ण है, शारीरिक स्थान महत्वपूर्ण है, चिकित्सा स्थान और सिद्धि स्थान। ये 5 स्थान स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जिनके नाम मैंने नहीं लिए हैं उनको आप ना पढ़ें, मेरे बोलने का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है। बस जो लोग कम अल्प बुद्धि वाले हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या फिर कम समय बचा हुआ है, जैसे अभी बच्चे बहुत बोल रहे हैं ना, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इस दिशा में अगर आप बढ़ेंगे, मीन्स ये 5 स्थानों को तैयारी करेंगे, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं चरक संहिता के क्वेश्चंस में। अब ये हो गई स्थान की बात। स्थान के बाद हम चैप्टर्स भी देख लेते हैं। मैं आप लोगों के लिए चैप्टर्स भी लिख कर लेकर आया हूँ कि कौन कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा साइड पे, सूत्र स्थान में जो पहला चैप्टर है, हालांकि सुश्रुत संहिता का भी पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन चरक की बात करें तो चरक में जो पहला चैप्टर दीर्घ जीवितीय अध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल आने के ज़्यादा चांसेस है। बड़ा बेसिक चैप्टर है, कवर अप करके पूरी बातें इसमें लिख दी हैं कि क्या क्या आगे अपन और पढ़ने वाले हैं। तो सूक्ष्म रूप में या समरी फॉर्म में बहुत कुछ बातें, बहुत मुख्य बातें इस चैप्टर में लिखी हुई हैं। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से हमारा तैयार होना चाहिए। बहुत सारे सवाल आ सकते हैं यहाँ पे। अगर अपन ऐसे बात करें तो इतिहास सही सब्जेक्ट से रिलेटेड, दूसरा पदार्थ विज्ञान से रिलेटेड, तीसरा द्रव्य गुण सब्जेक्ट, ये सब भी इसी के अंतर्गत भी आ जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कवर अप यहाँ पे होते हैं। दूसरा है अपामार्ग तंडुली अध्याय, सेकंड चैप्टर जो है, इसमें से 28 यवागु के बारे में फोकसली पढ़ना है। बहुत बार ऐसे यवागु से डायरेक्टली क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग अभी डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस के, तो वहाँ पे आपको ना देखिएगा यवागु वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे ही मिलेंगे। फोर्थ है षड विरेचन शताशीति अध्याय, तो इसमें थोड़ा सा भैषज कल्पना वाला पोर्शन है, तो इसको भी अपने को कवर अप कर लें। हाँ, महाकषाय को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा पढ़ें या नहीं पढ़ें वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है कि सभी को अलग अलग याद रख पाना, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मात्राशीति अध्याय, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा ही अपनों को पढ़ना पड़ेगा। फोकसली अगर पढ़ना चाहें तो जो दिनचर्या वाला पोर्शन है, जहाँ अंजन से स्टार्ट किया हुआ है, स्नान, क्षौर कर्म, वस्त्र कैसे पहनना है, इस दंत धावन नस्य सब लिखा हुआ, वो सबको बहुत अच्छे से हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद 6th है सॉरी तस्याशीति अध्याय, इसमें ऋतुचर्या के बारे में वर्णन है। तो सभी आचार्यों ने ऋतुचर्या का वर्णन किया है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऋतुचर्या के बारे में भी जरूर अच्छे से पढ़िएगा तस्याशीति अध्याय में।
7वें नंबर का चैप्टर है ना वेगा न धारणी। तो ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट, मैंने कंप्लीट लिख दिया है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप पूरा बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि किस वेग को धारण करने से क्या लक्षण मिलते हैं, उसकी चिकित्सा में क्या निर्देशित किया गया। तो हर वेग इंपॉर्टेंट है, हर लक्षण इंपॉर्टेंट है, हर चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस होकर अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट सीधे 10वें नंबर का चैप्टर महाचतुष्पादी नाम का एक चैप्टर अपने को मिलेगा। उसमें बेसिकली अगर कुछ पढ़ना है आपको तो साध्या साध्यता वाला वहाँ पे भेद लिखा हुआ है, उसको कवर अप कर लीजिए। फिर 11वें नंबर का चैप्टर है तिष्ठश्रणी अध्याय, पूरा ही पढ़ना है, बेहतर रहेगा। स्नेहाध्याय भी पूरा ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप पंचकर्म के दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। 14th स्वेद अध्याय तो एज कम्पेयर टू स्नेहन अध्याय थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट इसकी भी है। फिर 17th नंबर का चैप्टर है कियंता शीर्षी अध्याय। कियंता शीर्षी में एक तो पूरा पढ़ लें तो बेहतर है, उसके अलावा इसमें जो दोष धातु वाली बातें लिखी हैं वो अपने को फोकस होकर थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा। 18th नंबर का चैप्टर है त्रिशोथी अध्याय। 19th है अष्टोदरी अध्याय। तो इसमें ना विभिन्न प्रकार के रोगों के भेद लिखे हुए हैं। तो जब कभी भी भेद वेद पूछेगा कि चरक ने कितने क्या माने हैं, तो यहाँ से अपने को आंसर पिक करने होते हैं। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 21 नंबर का चैप्टर है अष्टम निंदती अध्याय। फिर लंघन वृंघणी अध्याय। फिर 24th है विधि शोणिती अध्याय। तो रक्त मोक्षण ये सब के बारे में कैसे चीज, रक्त के बारे में थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिकली बतलाया हुआ है, तो वो अपन देखेंगे इसको। 25वें चैप्टर के इंपॉर्टेंस आप सबको पता है, अपन इसको यूजी से ही पढ़ते आ रहे हैं। चरक सूत्र 25, चरक सूत्र 25 ऐसे आपने बहुत सारे श्लोक सुने होंगे। तो यज्ञ पुरुषी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हितकर अहितकर क्या है, या फिर ड्रग फॉर्मुलेशन जो लिखे हैं ना, कि जैसे वातकर द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या है, वात हर द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या है, कौन सा औषधि किस में प्रयोग करने आचार्य चरक बोले श्रेष्ठ क्या मतलब कि बेस्ट है, तो वो बातें अपने को यहाँ से मिलती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा आत्रेय भद्र काव्य अध्याय की अगर बात अपन करें तो इसमें रसों का वर्णन है। फिर गुणों के बारे में लिखा हुआ है, वैरोधिक आहार के बारे में लिखा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को पढ़ना है। 27th नंबर का चैप्टर अन्नपान विधि। मैं जब इसको लिख रहा था तो मुझे मन में आया कि मैं इसको डालूं या ना डालूं, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत लेंदी है। पर मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस जो सॉल्व करेंगे तो आपकी ये रैंक इंप्रूव करने में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा, जो टॉपर्स जो बनाते हैं कह लीजिए अपन, ये वाला, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है ना। फिर भी इसमें से कुछ सेलेक्टेड पोर्शंस जैसे जल पढ़ लिए आप, गो मतलब मूत्र वर्ग को थोड़ा देख लो, किसमें किसमें क्या क्या लक्षण लिखा है, मधु देख लो, मतलब जितना आप अपने क्षमता के अनुसार मांस वर्ग देख लो। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनकी आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। बाकी ये चैप्टर अपने आप में बहुत लेंदी है, तो जितना आप पढ़ पाएँ उतना इसको आप कवर अप करने का कोशिश करिएगा। उसके अलावा विविधाशित पीति अध्याय, इसमें अनेक प्रकार के धातु प्रदोषज विकार लिखे हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन आते थे कि रस धातु प्रदोषज विकार कौन सा है कौन सा नहीं, रक्त धातु में कौन सा आचार्य चरक ने बतलाया कौन सा नहीं। तो ये सब देखने के लिए ये एक चैप्टर है। तो सुश्रुत के चरक के सूत्र स्थान के इतने चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए। तो इन पढ़िए बाकी सभी को, पर जब इनको पढ़ेंगे आप तो थोड़ा फोकस होकर पढ़िएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं विमान स्थान में कितने इंपॉर्टेंस हैं। तो विमान स्थान में रस विमान, दूसरा त्रिविध कुक्षी पढ़ लीजिए, चौथा त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी, पांचवा स्रोतो विमान पढ़ लीजिए, छठवां व्याधित रूपी जिसमें कि बेसिकली या इंपॉर्टेंट रूप से कृमि का उल्लेख है, तो उसको पढ़ना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूछता ही है। और 8वां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रोग भिषक जीती। इसमें ये सब पूरा वाद मार्ग ये सब कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो वो सब के बारे में देखना, किसके कितने भेद, किसको कितना कहा गया है, निग्रह स्थान कितने, सिद्धांत दृष्टांत शब्द लक्षण, बहुत कुछ यहाँ पे लिखा है जो छोटे छोटे, मतलब इसको आप ऐसा समझो कि अगर सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात कर दूँ आपके लिए तो ये पदार्थ विज्ञान भी यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप होगा, है ना। और मेनली पदार्थ विज्ञान ही थोड़ा सा यहाँ पे कवर अप होने का चांस है इस चैप्टर में, ठीक। पर विमान स्थान भी इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ उनमें से सेलेक्ट करके पढ़ना हो, कम पढ़ना हो, तो ये चैप्टर्स आप देख सकते हैं। शारीरिक स्थान में देखिए कतिधा पुरुषी अध्याय, पहला चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मन, महाभूतों के लक्षण, क्वालिटीज, प्रज्ञा अपराध, ये सब जो कॉमन क्वेश्चन हैं, वो ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं, ये सब इसमें अपने को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अतुल्य गोत्रीय अध्याय, महती गर्भाव क्रांति, शरीर संख्या शारीर, जाति सूत्रीय अध्याय। तो महती गर्भाव क्रांति में जैसे कि गर्भ की मासन, मासिक वृद्धि क्रम, ये सब बातें बहुत सारी लिखी हैं, गर्भ के लक्षण, ये सब बातें वहाँ पे लिखी हैं ना। वैसे ही शरीर संख्या में तो इसमें तो नंबर्स हैं, तो जो कि किस चरक ने मतलब अस्थि कितने माने, संधि कितने माने, पेशी कितने माने, ऐसे करके बहुत से वहाँ पे लिखा हुआ, ये सब बातें थोड़ा देखने लायक हैं। जाति सूत्री अध्याय जो है
वो ऑब्स गायनी से थोड़ा रिलेटेड हो जाता है कि गर्भ का पोषण कैसे क्या होने वाला है, या फिर बालकों के बारे में बहुत सारी बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं। लीन गर्भ हो गया, नागोदर हो गया, उपविष्टक, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे बाल रोग जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो कवर अप यहाँ से हो जाएगा आपका फिर। ठीक, अब देखते हैं चिकित्सा स्थान में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चिकित्सा स्थान में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। चिकित्सा स्थान भी अपने आप में लेंदी है, तो जितनी आपकी क्षमता उस हिसाब से आप पढ़ते चलिए। फोकसली मैं ये टॉपिक्स के नाम लिखा हूँ, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी स्कोर आ पाएंगे। इनके अलावा फिर आप समय के अनुसार और चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहला रसायन प्रकरण, उसके 4 पाद हैं, उस सबको अपने को थोड़ा फोकस होकर देखना है। ज्वर चिकित्सा बहुत बार पूछता है, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ये। गुल्म चिकित्सा, प्रमेह चिकित्सा, कुष्ठ चिकित्सा, तो कुष्ठ के बहुत सारे भेद हैं, किसका क्या लक्षण है, इसमें कौन सा औषध को कहाँ प्रयोग करने बोला गया है, सब सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम वैसे ही राजयक्ष्मा के बारे में, 6 रूप राजयक्ष्मा, 11 रूप राजयक्ष्मा, ऐसा कर करके बहुत सारा जो लिखा है वो सब पॉइंट्स अपने को देखने हैं। उधर रोग चिकित्सा में पर्टिकुलरली अलग अलग जो रोग लिखे हैं, तो किसमें क्या लक्षण है, जिसमें इसमें जैसे नारायण चूर्ण एक आता है अनुपान के साथ, वो अलग अलग चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, तो ये सब पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अर्श चिकित्सा, वैसे तो ये शल्य में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, फिर भी यहाँ से भी अपन इसको एक बार जरूर देखेंगे। ग्रहणी चिकित्सा, इसमें ग्रहणी चिकित्सा जरूर है, इसके साथ ही साथ इसमें जैसे कि अग्नि के बारे में वर्णन अपने को मिल जाएगा, अजीर्ण के बारे में यहाँ लिखा है, धातुओं के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखनी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पांडु, हिक्का, काश, श्वास, इनके भेद, इनके लक्षण, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हिक्का, काश, श्वास के भेद और इनके लक्षणों को थोड़ा जानना जरूरी है। फिर अतिसार, मदात्यय, उरु स्तंभ, वात व्याधि, वात रक्त, और 30वां चैप्टर है योनि व्यापक चिकित्सा। इसको अपन पढ़ेंगे तो वही गायनी ऑप्स वाला हमारा प्रसूति तंत्र स्त्री रोग वाला पोर्शन थोड़ा कवर अप हो जाएगा। तो पूरे योनि व्यापकों के लक्षण क्या क्या बतलाए हैं, कौन से माने हैं, कौन सा दोष उसमें कहा गया है, किसमें क्या लक्षण निर्दिष्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए, होने को फिर ये चरक संहिता से आया ऐसा हो जाएगा, और सब्जेक्ट वाइज देखने जाएंगे तो ये योनि व्यापक मतलब कि ये प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग से संबंधित सवाल आ गया, ऐसा भी कहने को हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चिकित्सा स्थान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा सिद्धि स्थान, तो सिद्धि स्थान बेसिकली पंचकर्म के बारे में अपन इसमें देखते हैं। तो सिद्धि स्थान में पहला चैप्टर कल्पना सिद्धि, तीसरा चैप्टर बस्ती सूत्रीय सिद्धि की कितने बस्ती कैसा देना है, बस्ती की मात्रा, कितने अंगुल बस्ती नेत्र, ये सब चीज़ें जो लिखे हैं, दोष, ये सब चीज़ें यहाँ पे अपने को पढ़ने को मिलेगा। वैसे स्नेह व्यापक लिखा हुआ है। त्रिमर्मी सिद्धि में बहुत सारे डिसीजेस के बारे में वहाँ पे मेंशन्ड हैं, तो उसको अपने को देखना है। फल मात्रा सिद्धि के बारे में भी अपने को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिद्धि स्थान की, इनको अपन पढ़ें तो अच्छा स्कोर अपन कर सकते हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण स्थान और उनके कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो कम समय में, या फिर अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि कौन कौन से चैप्टर्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है, तो अगर आप मेरी बातों को भी फॉलो कर लेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ड बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब कि ये टॉपिक्स हार्ड हैं, मतलब हार्ड इन द सेंस की मेमोरी, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन वाला मैथमेटिक्स वाला बात तो इसमें है नहीं। जितना आप मेमोराइज कर पाएंगे, जितने निमोनिक्स बनाकर पढ़ पाएंगे, उतना बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए ये। तो हार्ड टू रिमेंबर हैं ये लोग, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करते हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो कौन कौन से हैं जिनको आप बार बार पढ़ते हैं, डेली पढ़ते रहें, जिनसे आने के चांसेस और ज़्यादा हैं। तो जैसे कि बात करें अपन यवागु, उसके बाद अधारणी वेग, जो मैंने आपको 7th चैप्टर बोला था नावेगान धारणी वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंफ्यूजिंग है, एक लक्षण दे देगा, सिरोरुजा कहाँ है कहाँ नहीं, ऐसा करके दिमाग में मतलब कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है इसमें, इसलिए इसको बार बार पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैंने लिखा है कि हार्ड बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे ही दोष धातुओं के 6 वृद्धि के लक्षण चरक के भी याद करने पड़ते हैं हमको, सुश्रुत के भी याद रखने पड़ते हैं, और वाग्भट के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ता है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस आचार्य ने कहा है। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया कि किस आचार्य के अनुसार, मतलब कोई स्पेसिफिक आचार्य बोल दिया, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा हमें ना, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है हमको मेमोराइज कर पाना। वैसे ही स्रोतस बड़ा इंपॉर्टेंट है, चरक की भी बात पढ़नी है, सुश्रुत की भी बात पढ़नी है। सार के लक्षण, वैसे ही सार परीक्षा जो अपन पढ़ते हैं वो, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, ज्वर, क्योंकि एक लेंदी चैप्टर है, बहुत सारे भेद लिखे होंगे, आप इसमें 2 भेद पढ़ेंगे, 8 भेद करेंगे, धातुगत ज्वर पढ़ेंगे, अंतर्वेगी ज्वर, बहिर्वेगी ज्वर, ऐसे तमाम द्वंद्व, संतत, अन्य दुष्क, ऐसे तमाम तरह के ज्वर मिलेंगे अपने को, उनके लक्षणों को पढ़ना। फिर पर्टिकुलर जैसे कसाय किसका प्रयोग कहाँ पे करना है, ये सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फिर कुष्ठ भी वैसे ही है, इसमें बहुत सारे भेद हैं, तो हर भेद के बारे में पढ़ना, उनके लक्षण और चिकित्सा को याद रख पाना थोड़ा लेंदी है, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।
वैसे श्वास का सिक्का जो मैं बोल रहा था, इनके 5 भेद हैं, पांचों भेदों के अलग अलग लक्षण हैं, किसमें क्या लक्षण बोला गया है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए इसको बार बार अपने को पढ़ना है, इसलिए हार्ड है याद करने में। वैसे ही विष के वेगानुसार लक्षण और चिकित्सा, तो दोनों के बारे में पढ़ना है। मीन्स चरक क्या बोल रहे हैं वो और सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, दोनों की ही बातों को ध्यान रखना पड़ता है। लक्षण में दोनों की बातें याद करनी पड़ेंगी, चिकित्सा में दोनों की बातें याद रखनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है याद करना। वैसे ही आवरण के लक्षण और चिकित्सा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आया था सवाल, मैं यूपीएससी का क्वेश्चन करने गया था तब भी यहाँ तक ये आया था, है ना। तो आते हैं इसमें से सवाल और बहुत हार्ड होता है। अगर अपन ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं तो हम खिलाड़ी कहलाते हैं। मीन्स जो टॉपर्स रैंक बनाएंगे, टॉप 100 में आएंगे, टॉप 50 में आएंगे, टॉप 10 में आएंगे, ऐसे रैंक फिर हम बना पाएंगे अगर इन सबको बहुत अच्छे से अपन याद कर लेते हैं। वैसे एक और बचा हुआ योनि व्यापक, तो ये भी क्योंकि चरक में भी है, सुश्रुत में भी है, कुछ पॉइंट्स वाग्भट के भी याद रखने पड़ते हैं, तो लेंदी है, इसलिए मैंने इनको हार्ड कहा है याद करने में। ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं हो सकते, आप में से कई ऐसे होंगे जिनको ये सब बहुत ईजी भी लगते होंगे, पर मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़े हार्ड टॉपिक्स हैं याद करने के लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जब हमें पूरा सिलेबस कवर अप कर लेते हैं। तो अभी अगर हम मान लीजिए आप केवल अभी नावेगान धारणी चैप्टर ही पढ़े होंगे तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा कि हाँ मुझे तो सब कुछ याद है। बट जैसे जैसे आप और चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी, तो फिर दिमाग में सब चीज़ों को रख पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसलिए ये हार्ड टॉपिक्स हैं, तो इनको रेगुलरली धीरे धीरे टाइम शेड्यूल में अपने पढ़ते हुए अपने को चलना है। क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, अगर डाउट्स नहीं आ रहे तब भी मैं बतला दूं आपको कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमेशा दोनों मेथड से आंसर लगाएंगे। दोनों मेथड जो मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जो देख रखे हैं उनको पता होगा, मैं दो मेथड्स की बात करता हूँ। एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सिलेक्शन मेथड। एलिमिनेशन मतलब कि जो ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है वो क्यों नहीं होगा, दूसरा सिलेक्शन मेथड कि जो ऑप्शन है वो क्यों होगा। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढेंगे तो दोनों मेथड से कि क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। तो जब दोनों लॉजिक लगाकर सही आंसर वही आंसर निकलेगा हमारा, तब फिर उसको हम अश्योरिटी के साथ आंसर लगा पाएंगे, तो आंसर हमारे बहुत ज़्यादा सही होंगे। क्योंकि मन में डाउट चलता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियोज़ में बोलता हूँ अपने, कि प्लान बनाकर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी अगर हम बड़ा काम करने वाले हैं तो हमेशा प्लान बनाते हैं ना। लाइक जैसे हम लोग, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का हूँ तो हमारे यहाँ नया रायपुर बना है, तो नया रायपुर बनने के पहले उसका एक प्रोजेक्ट बना था, एक आउटलाइन की कैसे कैसे हम क्या क्या बनाएंगे, कहाँ पे सड़क बनाएंगे, कहाँ पे रास्ते बनाएंगे, कहाँ पे क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि बस रेता मुरुम गिट्टी सीमेंट लाया और रोड बनाना चालू कर दिए, कहीं पे घर बना रहे, कहीं पे गार्डन बना रहे, ऐसा नहीं था ना। पहले स्ट्रक्चर किए कि पहले प्लान बनाए कि कैसे कैसे हम करेंगे, किस इंजीनियर को बुलाएंगे, कहाँ से रास्ता निकालेंगे, कितना चौड़ा रास्ता निकालेंगे, ऐसे प्लान बनाए ना। ऐसे ही हमको, क्योंकि आगे तक जाना है, अच्छे रैंक लाना है, अच्छा कॉलेज लेना है, अच्छा सब्जेक्ट लेना है, तो उसके लिए प्लान बनाकर पढ़ना पड़ेगा ना। तो प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए टाइम टेबल सबसे अच्छी चीज़ है। अब इंडिविजुअल फॉर्म में हम टाइम टेबल बना सकते हैं। आप दिन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, रात में पढ़ने वाले बच्चे हैं, लॉन्ग टर्म गोल के साथ पढ़ सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल के साथ पढ़ सकते हैं। अपने आप को खुद आकलन करके आप या तो डेली बेसिस पे, या तो वीकली बेसिस पे, या तो 15-10 दिन वाला भी आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ सकते हैं, या तो मंथली, या तो 2-3 महीने का भी टाइम टेबल बनाकर आप आराम से अपना उसको फिर स्टिक होकर उसमें पढ़ेंगे, तब बेहतर हमको परिणाम मिले। क्लास के अलावा अगर 6-7 घंटे अगर आप निकाल पाते हैं तो सबसे बेस्ट वो हो जाएगा आपके लिए। इस दौरान क्या क्या पढ़ना है, एक तो क्लास रूटीनली करनी है। बच्चों के सिलेक्शन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्लास का। नहीं तो ऐसा होता तो बुक्स तो मार्केट में कितनों ही अवेलेबल हैं, कोई भी आप बुक खरीद ले आइए, कोई भी गाइड ले आइए, पढ़ना चालू कर दीजिए। पर क्लास से क्या होता है कि एक डिसिप्लिन आ जाती है, एक रूटीन आ जाता है, एक सराउंडिंग का इन्वायरमेंट अपने को मिल जाता है कि बाजू वाले हमारे ऐसे तैयारी कर रहे हैं, किस फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो सराउंडिंग का हमको माहौल मिलता रहता है, तब हम अच्छे से अपनी और तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। इसलिए क्लास करना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चे क्लास करते हैं, ऐसे नहीं कि बस क्लास लगा लिए हैं कहने के लिए, दूसरों को बताने के लिए मैं कोचिंग कर रहा हूँ फलाने के यहाँ, पर पढ़ कुछ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, रेगुलरली क्लास अटेंड करना है। उसके बाद जब आप रेगुलर क्लास करते हैं तो उस क्लास के अलावा 6 से 7 घंटे आपको देने हैं, तो उसमें से मान लीजिए आपकी 1-2 घंटे जितने की भी क्लास हुई, उसके बाद वापस से उस क्लास में जो आपने पढ़ा है कम से कम 1 घंटा उसको वापस से रिवाइज करना है आपको। उसके बाद 2 घंटे आपको प्रीवियसली जो कवर अप पढ़ते हुए आ रहे हैं आप उन चीज़ों को पढ़ने के लिए देना है अपने टाइम टेबल के अनुसार। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर डे कम से कम 1 घंटे या फिर कम से कम एक पेपर जो मैं बोलता हूँ वो आपको लगाना ही लगाना है। उसके अलावा कोई भी एक गाइड आप पकड़ लीजिए, उसको पढ़ते चलना है लाइन से 1 बाय 1, ठीक है।
उसके अलावा रात में सोने के पहले 1 घंटे का समय आपको निकालना है रिवीजन करने के लिए कि दिन भर आपने जो पढ़ा है, पुराने रिवीजन नहीं, दिन पुराने मीन्स कल परसों का नहीं, दिन भर में जो आपने आज पढ़ा है। मैं आज जैसे सुबह उठा तो कोचिंग में क्या पढ़ा, फिर खुद से जो मेरे टाइम टेबल रूटीन था उसमें मैंने क्या पढ़ा, फिर क्या क्वेश्चंस मैंने लगाए, फिर गाइड में मैंने क्या पढ़ा। तो शाम रात में सोने के पहले जो 1 घंटे का समय रहेगा उसमें आप ये सब पॉइंट्स को वापस से कवर अप करें जल्दी जल्दी कि क्वेश्चंस क्या बना रहे थे आप। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज, उसमें से 20 आपसे गलत हो गए थे, तो जल्दी जल्दी उन 20 को बहुत अच्छे से देख ली रिवीजन करने के दौरान कि हाँ ये दोबारा मेरे से गलत ना हो पाए। तो ऐसे स्ट्रांगली जब हम प्लान बनाकर पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम हमको मिलेगा। इस प्रकार ये चरक संहिता के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स थे और आपके पढ़ाई में मदद करने के लिए मैं ये वीडियो बना पाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा, और कितना फ़ायदेमंद रहा ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और स्टे कनेक्टेड, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी डाउट्स हो या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप बराबर बताते रहिए। ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फोकस होकर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।